बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी शेयर्स, सुकुक्स एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ये हो सकता है कि मिस्टर ए जो हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस करवा लें, तो जो हेल्थ इंश्योरेंस का वो प्रीमियम पे करेंगे उस पर भी उन्हें रिबेट मिलेगा। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर रिबेट अलग है, हेल्थ इंश्योरेंस का रिबेट अलग है। ओके। अच्छा, इसके लिए कोई लंबी चौड़ी कंडीशन नहीं है सिवाय इसके कि यहाँ भी रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए। अच्छा, यहाँ जो रेजिडेंट पर्सन है ये डेफिनेट इंडिविजुअल ही होगा। ओके, अदर देन कंपनी। अच्छा, यहाँ अदर देन कंपनी की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसलिए कि कंपनी भी हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकती है, जैसे कि आजकल कुछ कंपनीज ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस करवा लिए करते हैं अपने तमाम एम्प्लॉयज़ का। तो कंपनी अगर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रही है तो उस पर उसे रिबेट नहीं मिलेगा, लेकिन जो इंडिविजुअल हैं वो ज़ाहिर है ये रिबेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या लिखा रेजिडेंट पर्सन। अच्छा, अब एक नॉन रेजिडेंट पर्सन इंडिविजुअल जो है वो भी ये रिबेट वर्कआउट नहीं कर पाएगा। तब आप इसको पढ़ें तो इसमें क्या है कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है जो रजिस्टर्ड हो इंश्योरेंस लॉस के तहत। अच्छा, कंडीशन वही है जो कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए थी कि या तो आपके पास सैलरी इनकम हो या साथ में बिजनेस इनकम हो। अच्छा, सैलरी इनकम के साथ साथ दूसरी इनकम हो सकती है, सैलरीड केस होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ओके। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के पास सिर्फ कैपिटल गेन की इनकम है, सिर्फ अदर सोर्स की इनकम है और उसने अगर हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस कराया है तो वो ये रिबेट वर्कआउट नहीं कर पाएगा। अच्छा, इसके बाद फिर इसमें कोई लंबी चौड़ी कंडीशन नहीं है सिवाय इसके कि लिमिट्स हैं। अच्छा, लिमिट्स क्या हैं कि अच्छा वही होगा A/B/C। अच्छा, यहाँ हम बात कर चुके हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो ए होगा एवरेज रेट वो कौन सा होगा? शेयर्स का रिबेट वर्कआउट करने के बाद जो टैक्स लायबिलिटी है वो ए होगी। बी क्या है? टैक्सेबल इनकम। और जो सी है वो है इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके। अच्छा, प्रीमियम की फिगर मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो ये है लोअर ऑफ एक्चुअल प्रीमियम या फिर 1,50,000 या फिर 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो अब ये आपको लिमिट्स अप्लाई करनी पड़ेगी। और ये जो ए बी सी में से लोअर है वो आपका होगा असल में पैरा नंबर सी, यानी कि ए बी सी जो होता है ना रिबेट कैलकुलेट करने के लिए एवरेज मल्टीप्लाई बाय। ओके। इसके बाद फिर अब आपका ऐसा अलाउंस फॉर कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड। पहली बात है कि अप्रूव पेंशन फंड जो है ये ज़रा थोड़ा सा ये वो पेंशन जो एम्प्लॉयमेंट वाली है ये वो नहीं है। ओके। एम्प्लॉयमेंट में जो पेंशन फंड होता है वहाँ से जो पेंशन मिलती है वो एक अलग कंसेप्ट है, उसका जिक्र आएगा चैप्टर नंबर 3 में। ये तो बेसिकली क्या है कि एक ये भी इंश्योरेंस प्रीमियम ही है। ठीक है ना, ओके। सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है कि एक होता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जिसके लिए मरना ज़रूरी है, एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जिसके लिए हाथ पांव तोड़वाना ज़रूरी है, और एक होता है ओल्ड एज बेनिफिट इंश्योरेंस। तो ये बेसिकली वो है। ठीक है ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि बाकायदा बनाए वॉलंटरी पेंशन स्कीम रूल्स, और इसमें इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें और उसमें एक एज लिमिट होती है। उस एज लिमिट को टच करने के बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो जब तक वो पॉलिसी मेच्योर ना हो और आप प्रीमियम पे करते रहें उस प्रीमियम पर आपको मिलेगा रिबेट। फॉर्मूला वही है A/B/C। ओके। अच्छा, यहाँ भी वही कंडीशन है कि सैलरी इनकम हो साथ में कोई और इनकम हो सकती है, सैलरीड केस होना ज़रूरी नहीं है, या फिर बिजनेस इनकम हो साथ में कोई और इनकम भी हो सकती है, या सिर्फ बिजनेस इनकम भी हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने कंसेप्ट दिया है एलिजिबल पर्सन। तो आगे हम देखेंगे कि एलिजिबल पर्सन किसे कहते हैं। वो है इंडिविजुअल पाकिस्तानी हु होल्ड्स अ वैलिड एनकिन या फिर CNIC नंबर। इसलिए कि यहाँ पर कंसेप्ट रेजिडेंट वाला नहीं है, यहाँ पर कंसेप्ट है पाकिस्तान का। तो लिमिट हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि जनाब ये जो यहाँ जो एलिजिबल पर्सन का जिक्र है, और इससे पहले जो आपने देखा हेल्थ इंश्योरेंस में और लाइफ इंश्योरेंस में उसमें कंसेप्ट था रेजिडेंट का। तो रेजिडेंट में और पाकिस्तानी में क्या फ़र्क है? तो बात यह है कि मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर आप कोई पाकिस्तानी बाहर है, ठीक है ना, और वो है नॉन रेजिडेंट है, क्या उसकी कोई पाकिस्तान सोर्स इनकम हो सकती है? हो सकती है। क्या यहाँ से वो लाइफ इंश्योरेंस करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है, लेकिन वो रिबेट वर्कआउट नहीं करेगा इसलिए कि वो नॉन रेजिडेंट है। अच्छा, उसके मुकाबले में अगर कोई फॉरेनर है वो पाकिस्तान आ जाए
क्या वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ से करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। तो क्या वो रिबेट वर्कआउट करेगा? यस, इसलिए कि वो रेजिडेंट होगा, ज़्यादातर टाइम यहाँ पर है। तो अच्छा, उसके मुकाबले में अगर कोई पाकिस्तानी बाहर है, नॉन रेजिडेंट है, और वो अगर ये APF वाली स्कीम आएगा, क्या वो रिबेट वर्कआउट कर सकेगा? यस। अच्छा, एज़ कम्पेयर टू दिस, अगर कोई फॉरेनर पाकिस्तान आ जाए और वो रेजिडेंट भी हो जाए तो वो ये रिबेट वर्कआउट नहीं कर सकता, इसलिए कि यहाँ पर रेजिडेंट का कंसेप्ट नहीं बल्कि पाकिस्तानी होने का कंसेप्ट है। ओके, अच्छा, अब जो इस पर लिमिट है वो क्या है? A/B/C। अच्छा, यहाँ पर जो A है वो इस रिबेट से पहले की फिगर नहीं होगी, बल्कि जो आपने डोनेशन के लिए A लिया था /B, वही A और B यहाँ पर आप लेंगे एग्जैक्टली। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिबेट कौन सा है? अगर आपके पास कोई डोनेशन का रिबेट वर्कआउट करने से पहले की जो टैक्स लायबिलिटी है वो आप यहाँ पे लेंगे। अब जो C है, यानी कि प्रीमियम कितना होना चाहिए? आसान है, एक्चुअल प्रीमियम हो या फिर 20% टैक्स इनकम द करंट टैक्स ईयर। ओके, विच एवर इज लोअर। अच्छा, इसके बाद अब ये कंसेप्ट आसान है। देखिए बात ये जो वॉलंटरी पेंशन स्कीम रूल्स हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपने एक स्कीम ली, वो उसकी मैच्योरिटी डेट आ गई, मैच्योरिटी की डेट आ गई, तो वो आपसे कहें कि आप किसी और ऑप्शन में पैसा डाल दें। तो अगर आप एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में पैसा डालते हैं तो उस पर आपको रिबेट नहीं मिलेगा। इसका क्या हुआ कि जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आपकी होगी उस पर आपको रिबेट मिलेगा। फंड्स एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ट्रांसफ़र करने पर आपको रिबेट नहीं मिलेगा। अच्छा, ये हमारे पास थे रिबेट्स। अच्छा, इसके बाद अब एक छोटा सा कंसेप्ट ये है कि आपने देखा रिबेट बहुत सारे हैं। वैसे तो हमारे चांसेस इस बात के बहुत कम हैं कि रिबेट्स की फिगर टोटल टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा हो जाए, लेकिन अगर ऐसा हो तो फिर नेगेटिव फिगर नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, नेगेटिव फिगर का मतलब क्या होता है? बेसिकली रिफंडेबल फ्रॉम FBR, ठीक है ना। तो अगर कोई रिबेट, सारे रिबेट्स वर्कआउट कर रहा है और अगर उसके पार्ट पर नेगेटिव फिगर आ रही है तो वो नेगेटिव फिगर 0 हो जाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपकी लायबिलिटी 0 हो जाती है तो जो आपने एडवांस टैक्स पे किया है वो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं या उसे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। अच्छा, वैसे तो खैर इसका ताल्लुक है हमारे चैप्टर नंबर 6 के साथ, ठीक है, मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लूँगा, सुने ज़रा। होता ये है कि अगर एक AOP है, आप उसके मेंबर हैं, तो AOP ने अपनी इनकम पर टैक्स पे किया। फिर उसके बाद अगर आपके पास शेयर ऑफ प्रॉफिट की फिगर आ रही है, अगर आपके पास कोई और इनकम है तो उसमें तो वो शेयर ऑफ प्रॉफिट को शामिल कर सकते हैं फॉर इट पर्पज़, अदरवाइज वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा। तो मिसाल के तौर पर अगर ऐसा हो कि आप किसी AOP के मेंबर हैं, आपके पास और कोई इनकम नहीं आ रही है, लेकिन आपने ऐसा डोनेशन पे किया, ओके, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी तो 0 है, आप तो रिबेट वर्कआउट नहीं कर सकते। तो आपको जो रिबेट है आपकी जगह AOP वर्कआउट कर लेगी। तो इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 6 में। अच्छा, इसके बाद अब केस ये कि हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, यहाँ पहले डिस्कस कर चुके हैं, ओके। और इन 5 हेड्स ऑफ इनकम का जब टोटल लेते हैं उससे हम कहते हैं टोटल इनकम, टैक्स इनकम नहीं कहते, ओके। अच्छा, अब होगा क्या? जो आपका टोटल इनकम है उसमें से आप कुछ चीज़ें माइनस कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम, ठीक है, ओके। अच्छा, अब 2 तरह की डिडक्शन होती हैं। एक तो होती है किसी पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम की डिडक्शंस, जैसा कि अगर आप कैपिटल गेन की बात करें, शेयर्स परचेज किए, सेल किए, तो उसकी जो परचेज कॉस्ट है, उसकी जो ब्रोकरेज फीस है, वो तो सब आप उसी में से माइनस करेंगे और फिर नेट इनकम आएगी। लेकिन होगा क्या कि जो 5 हेड्स का टोटल करने के बाद, उनके अपने अपने डिडक्शंस कंसिडर करने के बाद, अब जो टोटल इनकम आ रही है उसमें से ये हम चीज़ें माइनस करेंगे और इन चीज़ों का किसी पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, वो क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए, एक हम डिस्कस कर चुके हैं डोनेशन अंडर क्लॉज 61 एंड अदर क्लॉजेस जो कि सेकेंड शेड्यूल के हैं, जैसे शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर, ठीक है, ओके। गवर्नमेंट का रिलीफ फंड है, ठीक है, पाकिस्तान डिसेबल्ड फाउंडेशन है, ओके। इसका डोनेशन हम डायरेक्टली इनकम से माइनस करते हैं, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद प्रॉफिट ऑन डेट पेड अंडर हाउसिंग फाइनेंस स्कीम। अच्छा, तो बात है कि अगर कोई हाउसिंग फाइनेंस स्कीम के तहत लोन ले ले और उस पर घर बनाने के लिए और उस पर ऊपर इंटरेस्ट पे करे, तो वो जो इंटरेस्ट पे किया है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, आप उसको अपनी इनकम से माइनस
कर सकते हैं। अच्छा, इसकी तफसील भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास है एजुकेशन एक्सपेंसेस। इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं कि अगर मिस्टर ए ने अपने बच्चों की स्कूल फ़ीस पेमेंट की है या एजुकेशन के एक्सपेंसेस पे की हैं, तो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन उसको वो अपनी इनकम से माइनस कर सकते हैं। उसका जिक्र भी नेक्स्ट वीडियो में आ सकता है। फिर है ज़कात पेड। अच्छी, हम बात कर चुके हैं कि ज़कात जो है वही आप माइनस कर सकते हैं इनकम में से जो आपने ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत पे की हो। ओके। फिर आपके पास है वर्कर्स वेलफेयर फंड और WPPF। अच्छा, इन दोनों का ताल्लुक चूँकि बिजनेस इनकम के साथ है, जब हम बिजनेस इनकम पर आएंगे तो उसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद एक कंसेप्ट है बैतुल माल फ़ंड। तो बात है कि साहब 1991 में एक एक्ट बना, पाकिस्तान बैतुल माल फ़ंड एक्ट। ओके, उसके तहत एक बना बैतुल माल फ़ंड। अच्छा, उसमें अगर किसी का कोई कंट्रीब्यूशन होगा तो वो उस कंट्रीब्यूशन को डायरेक्टली इनकम से माइनस कर सकता है। और फिर आखिर में फ़ी टू प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप स्टूडेंट्स हैं ICAP के, तो जब इंशाल्लाह आप ICAP का एग्ज़ाम पास कर लेंगे उसके बाद भी आप ICAP को पेमेंट करते रहेंगे। वो क्या होगी? मेंबरशिप फ़ीस। ओके, तो जो आप ICAP को या किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप मेंबरशिप फ़ी पेमेंट कर रहे हैं तो उसको आप अपनी इनकम से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। जिससे कि ज़कात है, डोनेशन है, माइनस करते हैं। ओके। अच्छा, सिर्फ इसमें एक पॉइंट है, वो क्या है कि अगर आप प्रैक्टिसिंग मेंबर हैं, आपकी अपनी CA फर्म है, ऑडिट फर्म है, तब तो आपका वो बिजनेस एक्सपेंस है, ठीक है ना। फिर आप यहाँ से उसको माइनस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, ओके, मिसाल के तौर पर, तो फिर आप जो आपने फ़ी पे करेंगे ICAP को, वो आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं। और ये है सर्कुलर नंबर 16 ऑफ 1967। अच्छा, इतना पुराना सर्कुलर FBR की वेबसाइट पर भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप को इस सर्कुलर की कॉपी चाहिए हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हम आपको ईमेल के ज़रिए वो कॉपी भिजवा सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपके पास होगा, नहीं है तो आप नोट कर लें, KPETI वाला, KPETIWALA@hotmail.com। ओके, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। फाइन। अच्छा, इसके बाद फिर अब देखिए एक छोटा सा पैराग्राफ है कि मिसाल के तौर पर अगर किसी की टोटल इनकम है 10 लाख रुपए और उसकी ज़कात और दूसरी चीज़ें 10 लाख से ज़्यादा हो जाएं, 12 लाख रुपए हो जाएं, तो नेगेटिव फिगर नहीं आएगी, ठीक है ना। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली एज सच टैक्स लॉस नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, लॉस आपको हो सकता है किसी पर्टिकुलर हेड में, जैसे कैपिटल लॉस हो सकता है, बिजनेस लॉस हो सकता है, ओके। लेकिन टोटल इनकम में से अगर डिडक्शन ज़्यादा हो तो वो ज़ीरो हो जाएंगी, ना आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, इसके बाद अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपका शेयर करेंगे प्रॉफिट ऑन डेट फॉर हाउसिंग पर्पजेज़। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।